फीवर हाई ग्रेड में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। देश भर नहीं बल्कि विश्व भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी और ऐसे में वैश्विक हालात पर लगातार दुनिया भर की नजर है और हालात इतने खराब हो गए हैं दूसरे देशों में जिन पर बात करना भी बेहद मुश्किल है। और आप देखिए चीन और दूसरे देशों से जिस तरीके से निकलकर कोरोना के तमाम केसेस आ रहे हैं वो एक बार फिर से डराने लगे हैं। कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में देश भर में जो हालात बन रहे हैं, वैश्विक हालात बन रहे हैं, उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। कल इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक आपात बैठक बुलाई और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से बैठकें हुई और आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे भारत देश में कोरोना का ऐसा कोई भी वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात पहले वैसे ना आए उसको लेकर सतर्क और अलर्ट रहने की हमें पूरी जरूरत है। सबसे पहले आपको रिएक्शन सुनवा देते हैं कुछ लोगों के इस पूरे मामले में, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भीड़ वाले इलाकों में सतर्कता बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, ये सलाह दी है। और वैक्सीनेशन के लिए हमने अपील किया है और उपकरण जो हमारे पुराने थे उनको दोबारा चालू रखने के लिए, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हों, चाहे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों, और इसके अलावा जो हमारे अन्य उपकरण थे उनको भी चालू रखने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत। हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें तो कोई कमी है नहीं एंड अभी हम नॉर्मल सर्विसेज में आ गए हैं बिकॉज कोविड कम हो गया था। बट अगर कोई ऐसा खतरा हुआ और ऐसी कोई परिस्थिति आई जब हमको वापस उस वॉर मोड पे जाना है तो हम उसको चेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एक तरफ नए साल का जो जश्न है वो लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नए साल के जश्न में खनन डालने के लिए कोरोना आ चुका है। भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में चीन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो डराने वाली और डरा रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी से अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि कोरोना ने पहले जो हालात हमारे सामने लाए वो हालात दोबारा ना बनने पाए। इसको लेकर हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और देखिए इस पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि पिछले जो हालात थे, पहली और दूसरी लहर में जो चीज़ें निकल कर आई वो वाकई डराने वाली थी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हमारे पास क्या संसाधन हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकार की पूरी तैयारियां क्या हैं, इस पर हम लगातार आज सवाल पूछेंगे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस डिबेट में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं आईएमए से, बहुत स्वागत है। डॉक्टर डीपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से मौजूद है हमारे साथ इस चर्चा में। और डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इससे पहले भी जब कोरोना हमारे देश में प्रदेश में आया आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण जो रोल रहा डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से वैश्विक हालात वैसे ही बन रहे हैं, चर्चा का समय आ चुका है कोरोना पर। सर क्या खतरे की घंटी बज चुकी है हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए कोरोना एक बहुत ही इन्फेक्शियस है और ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन जो दूसरे में ट्रांसमिट होता है इसको इन्फेक्शियस कहते हैं। और जो डेथ रेट होती है उसको हम विरुलेंस कह देते हैं कि साहब डेथ कितनी होती। तो इसमें एक व्यक्ति से औसतन जो है 18 से 20 लोगों को इन्फेक्शन होता है और इसकी विरुलेंस वैसे तो पहले से कम है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, कार्गोज हैं, जो आदान प्रदान होता है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे, उससे हमारे भारत में निश्चित तौर पे कोरोना का अलार्म है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अभी चर्चा कर लें और अभी ही इस पर उसके लिए तैयारी कर लें। जी बिल्कुल, यानी कि चर्चा का समय शुरू हो चुका है। इस पर एक एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले लेते हैं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी भी मौजूद है हमारे साथ। कौशलकांत जी, इस वक्त देश और प्रदेश में बैठकों का दौर जारी। कल प्रधानमंत्री ने एक बैठक की और उत्तर प्रदेश में भी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सर बड़ी बात यह है कि वैश्विक हालात वैसे बन रहे हैं, चीन से तस्वीरें आ रही, डराने वाली है। केसेस नहीं है कोरोना के, लेकिन तैयारियां क्या हैं सरकार की? सर
सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हैं। जो जी। भी कोविड का एक्सपर्ट ग्रुप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी एडवाइस प्रदेश को आती है, और प्रदेश उस एडवाइस के ऊपर एक्ट करेगा और जो भी गाइडलाइंस जारी होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क की बात बताई दी गई है और हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, और BF9 जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग सारे केसेस के करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन हमें तैयारी खूब करनी है, लेकिन डर का माहौल नहीं करना है अभी। क्योंकि जब तक जो फैक्ट है, आप सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि हिंदुस्तान दुनिया के एक ऐसा देश है जिसमें 77 करोड़ लोगों को डबल डोज वैक्सीन की लग गई है, और डबल डोज वैक्सीन के ऊपर करीब 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीसरा बूस्टर भी ले चुके हैं। और शायद यही एक रीजन है जिससे कि हमें भरोसा देता है कि हमें बहुत घबराहट नहीं बतानी है, लेकिन जो भी एक्सपर्ट पैनल की एडवाइस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम उस गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर लेंगे। और हमारी तैयारी जैसे पिछली 2 लहरों में हमने देखा, पहली लहर में तो हम नहीं, पर दूसरी लहर में ओमिक्रॉन के बावजूद भी हम बहुत लोगों को बचाने में कामयाब रहे। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट लग चुके हैं, हॉस्पिटल की तैयारियां हो गई हैं। एक तरह से कहें कि मेडिकल का एक एक्सपीरियंस हमें मिल चुका है। डॉक्टरों को एज ए हेल्थ स्टाफ, एज ए वर्कर, सब लोगों को मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अवेयरनेस और जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा ही बचाव है और बचाव ही इलाज है। कोविड के लिए यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन सर कौशल कांत जी, लेकिन फ्लाइट्स पर कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं हुए अभी तक, या कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं हुई है अभी तक सामने आई है? देखिए, फ्लाइट के ऊपर गाइडलाइंस देना, इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर गाइडलाइंस देना स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। लेकिन मैं उसमें एक चीज बता दूं जो मैं पिछले कई प्रोग्राम में बता चुका, कि जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में, यानी कि अगर हम देश के अंदर कहीं ट्रेवल करते हैं तो उसमें हमें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज भी जब इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेवल करते हैं तो RT-PCR की जरूरत है। और कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एयरपोर्ट को गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि 2% लोगों की रैंडम चेकिंग करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई सिम्टोमेटिक है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आइसोलेट करेंगे और उसको। लेकिन सर बढ़ेगा तो विदेशों से ही ना, क्योंकि अभी देश में एक भी ऐसे केसेस नहीं है या ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है। अगर किसी दूसरे देश में केसेस सामने आते तभी इंडिया में बढ़ने के चांसेस, और पहले भी ऐसे ही हुआ। पहले जब भी कोरोना बढ़ा, दूसरे देशों से ही लोग आए, तभी बढ़ा, तभी फैला। देखिए, BF7 वेरिएंट जिसकी बात हो रही है, ऑलरेडी इसका केस बड़ौदा में आइसोलेट हो चुका है। ठीक है। और वो करीब 1.5 महीने पहले, और इसकी इन्फेक्टिविटी ऐसी है कि अगर हम उसके ट्रेस करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये शायद फैला होगा। लेकिन चूंकि जब WHO ने वार्निंग 19 तारीख को इशू की, 20 तारीख को हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग इशू की, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जानकारी भेजी गई, और आज हम बैठे हुए हैं 2 दिन बाद, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे WHO हमें वार्न करेगा, जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जानकारी आएगी, हम उसके अकॉर्डिंग ग्रेडेड मैनर में अपने रिस्पांस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। डीपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से। डीपी सिंह जी, बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा को रोक देना चाहिए, हालांकि 2 दिन पहले की बात है, और देखिए कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शंस बहुत सारे सामने आए। क्या मानती है कांग्रेस? देखिए स्वाति जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इस कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया को जिस तरीके से अस्त व्यस्त तबाह किया है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। जब कोरोना का सबसे पहले फेज में जब कोरोना हिंदुस्तान में जो वुहान शहर में चाइना में तो वहाँ से शुरुआत हुआ था, तो देश का कोई पहला नेता था आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री जी को सचेत किया था, आगाह किया था कि आप देश की जो है सरकार कोरोना से बचने के लिए उपाय ढूंढे। ये एक बहुत ही एक महामारी के रूप में देश में आने का एक संकेत है। तब हमारे प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप का एक बहुत बड़ा मेगा शो आयोजन कर रहे थे, और उस समय जब पूरे देश में सारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे बैन लगना चाहिए था, तब नमस्ते ट्रंप किया जा रहा था। वो नमस्ते ट्रंप में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी
को यहाँ बुलाया जा रहा था। पूरे देश के लगभग कई सारे शहरों में आए थे। जब अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट आते हैं तो पूरे दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष बिजनेस के जो है जो मंडल जो है एक आते हैं। तब मोदी जी की सक्रियता कहाँ चली गई थी? निश्चित तौर पर हमें हमारे देश की, मेरी सरकार को सचेत रहना चाहिए। दूसरे वेरिएंट में जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को, लाखों लाख लोगों को असामयिक मृत्युओं का सामना करना पड़ा, और ये सरकार जो आज बड़े बड़े दम्भ भरती है कि जो है हमने कोरोना के बारे में हमने ये कर लिया वो कर लिया। जिस सरकार ने अपनी जनता को पैरासीटामॉल, विटामिन डी, विटामिन सी, ऑक्सीजन उपलब्ध न करा पाया हो और उसके अभाव में बेड उपलब्ध न करा, उसके अभाव में लाखों लाख लोगों ने अपनी असामयिक मौतों के शिकार हुए, आज वो जो है सीख दे रहे हैं अगर सिर्फ राहुल गांधी जी को। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के जो है उस जो सोच है, जो हमेशा जो इलेक्शन मोड में रहते हैं, जब भी उनको अभी उनका जो है गुजरात का चुनाव था, कितने बड़े बड़े मेगा शो कर रहे थे। ठीक है, उस पर भी सवाल पूछेंगे। आपका जो सवाल है वाजिब है, आपका सवाल जो है वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन वहाँ पे निकाय चुनाव भी होने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, लाखों लाख भीड़ वहाँ के साथ। ठीक है, इस पर भी सवाल, इस पर भी सवाल रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा, याद रखिएगा इस सवाल को। जब लाखों लोग वहाँ पे उनको समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, समाज के हर वर्ग के लोग, ठीक है सर, मनीष जी, ठीक है, डीपी सिंह जी वापस आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी। अभी देखिए बहुत वक्त है, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब भी होंगे। ठीक है मनीष जी, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के खतरे को लेकर सरकार की तैयारियां हैं, बैठकों का दौर जारी है, कैसे देखते हैं स्थितियों को? स्वाति जी, यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत चिंताजनक है। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं और डॉक्टर साहब की बातों से सहमति जताते हुए सरकार को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राजनीतिक बयानबाजी छोड़ करके, राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ करके हम उत्तर प्रदेश को और देश को कैसे बचाएंगे, इसके लिए काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी आने वाले समय में, उसका समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के नेता और सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता एक सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि हमने कोरोना में क्या क्या किया है। बहुत ही ये भावुक क्षण है कि हम 2 वेव देख चुके हैं और तीसरा का ये एक मन में एक आशंका बनी हुई है कि तीसरी कहीं वेव आएगी तो हम अपनों को कितने लोगों को खोएंगे। एक मन में डर है और स्वयं को लेकर के भी आदमी चिंतित है। स्वाति जी, जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, आज 5000 छोटे बड़े अस्पताल हैं सरकार के पास, 5000 के तकरीबन अस्पताल हैं, CHC भी है, PHC भी है और मंडल स्तर पर भी है, जिले स्तर पर भी है, 5000 अस्पताल है। बेडों की संख्या कितनी है? ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया? आज कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन बेडों की स्थिति 58,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं, टाउन एरिया है, आपके नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, तमाम ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि 13,000 सरकार के पास सरकारी डॉक्टर हैं और 58,000 से ऊपर हमारे पास ग्राम सभाएं हैं। अब आप इस बात को सोचिए कि जहां पर हमारे पास 35 से 45,000 के बीच में सरकारी डॉक्टर्स होने चाहिए थे, इस सरकार ने उस क्षेत्र में क्या काम किया? जब कोरोना की 2 बड़ी लहरें हम लोगों ने देखी हैं, उसमें हम सरकारी डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं किए? हमने नर्सेज की अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं किए? हम जो स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उन पर हमने क्यों नहीं ध्यान दिया? हमने इस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं मजबूत किया? हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर कमजोर है, हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर कमजोर है। और उत्तर प्रदेश और देश, मैं एक तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मेरा भारत में जन्म हुआ है, इसलिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसको कोई सरकार नहीं चला सकती है। भारत प्रकृति के सहारे चलता है। इस देश पर बहुत सारी परिस्थितियां आई, इस देश ने शुरू से आपदाओं से लड़ करके ये देश आज भी दुनिया में अपने आप को उपलब्ध किया हुआ है और खड़ा किया हुआ है, इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर दुनिया के सभी देशों के जितने भी लोग हैं उनसे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही मजबूत है। जवाब दे रहे हैं। देखिए चीन का जो एग्जाम्पल है वो मैं देना चाहूंगी। चीन में इस वक्त 22,000 लोगों में से 10,000 से ज्यादा डॉक्टर है उन लोगों को, लेकिन अपने यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो बेहद कमजोर है, ये हमको मानना होगा। और जो सवाल उठा रहे हैं मनीष जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, बेडों की क्या व्यवस्था है इस बार?
देखिए, मैंने सारी बातें सुनी। पहले तो ये आपके पहले जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात की कि दवाएं कम हो गई और क्या हो गया। अभी आप खोल करके देखिए, चाइना जो सब पूरे वर्ल्ड में करीब करीब से 80% कंट्रीज में मेन कंटेंट केमिकल को सप्लाई करता है, वहां पर भी पैरासिटामोल की कमी हो गई है। बात यहाँ पे कमी की नहीं, बात यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की है। एक समय में जब अगर नंबर बढ़ जाएंगे, अगर सभी लोगों में महामारी, इसी को तो कहते हैं जब अचानक बहुत ज्यादा नंबर में मरीज आने लगे, अगर वो नंबर आएंगे तो कोई भी सिस्टम हो और कितना भी स्ट्रांग सिस्टम हो चरमराएगा। इसीलिए बचाव ही सुरक्षा है और सुरक्षा इलाज है, मैंने ये पहले बोला। लेकिन कौशल जी, इस बात पर ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हम बहुत बड़ा इंतजाम लेकर के घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक डॉक्टर हैं, आपने कहा कि मैं डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ हूं। एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपके पास कितने बेड्स हैं? 5000 के तकरीबन अस्पताल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रवक्ता हैं। आप हमें ये बताइए, दर्शकों को बताइए और उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल है। आप बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश का बताने जा रहा हूं। अरे नहीं, देखिए भागिए मत, उत्तर प्रदेश से बताइए। नहीं, हम उत्तर प्रदेश का, हमारा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश को लेकर के है। हमें आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने बेड्स हैं। आंकड़ा तो बता रहे हैं ना, वो बताने दीजिए। 2014 में जब सरकार बनी थी मोदी जी की, तो उस समय पूरे देश का मैं डेटा बता रहा हूँ। सर अभी का बताइए, अभी का बताइए। कौशल जी बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाना, अभी क्या स्थिति, अभी क्या तैयारियां हैं, पिछले में क्या हुआ, पिछली सरकारों ने क्या किया? क्योंकि जनादेश आपके पास है सर, मुझे उससे मतलब नहीं है, जनता को सर अभी क्या की व्यवस्था है जी? मैडम 12 लाख बेड हुआ करते थे, आज 22 लाख बेड हो गए पिछले 8 सालों में। पूरे देश का बता रहे हैं। 1 लाख से कम आईसीयू बेड थे। आप लोग बुद्धिजीवी माने जाते हैं, बहुत परिपक्व माने जाते हैं। कौशल जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने बेड्स हैं? मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे कोविड के ऊपर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा, ठीक। यही भारतीय जनता पार्टी नहीं, डीपी सिंह जी बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप लोग के पास फिर सवाल, भारत की बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट करने उत्तर प्रदेश जो है देश में, जब मनीष जी ने कहा कि जो है अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात जो किया गया, तो आपने कहा ये जो है उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, और जब आपके पास डाटा की बात आई डॉक्टर कौशल देने लगे। डॉक्टर कौशल कांत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। अगर ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोविड कोई ऐसी चीज नहीं कि उत्तर प्रदेश में होगा तो बिहार में नहीं होगा, बिहार में होगा तो मध्य प्रदेश में नहीं होगा। सर हम लोग बहुत धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। यहाँ पर बात सरकार की नहीं है, यहाँ पर बात समझने की है। और यहाँ पे मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि करीब 80% से ज्यादा बेड का, मतलब सोचिए 12 लाख से बेड थे से बढ़ा करके इस समय 20 लाख बेड कर दिए गए। आईसीयू बेड 1 लाख से कम थे पूरे हिंदुस्तान में, वो बढ़ करके इस समय करीब 3.5 लाख हो गए हैं। ये पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑक्सीजन प्लांट कितने होते थे? एक भी नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में आज हर शहर में, लगभग हर बड़े हॉस्पिटल में कंपलसरी कर दिया गया है। जो आपको लाइसेंस ही तब मिलेगा जब आपको इनबिल्ट ऑक्सीजन क्रिएट करने का प्लांट होगा। तो एक दिन में आप ये सोचिए किस तरह की व्यवस्था को किस तरह की व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया। बात यह है कि किस तरह की क्राइसिस आई और उसमें हम कैसे मैनेज करते हैं। टांग खींचना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर फ्रंट पे खड़े होकर के मरीजों को बचाना, एजुकेट करना, सिस्टम को अपने साथ लेकर के चलना, मरीजों को भाजपा के लोग नहीं बचाते हैं। मरीजों को बचाने का काम हमारे भगवान रूपी डॉक्टर करते हैं। मरीजों को काम बचाने का काम आप थोड़ी ना करते हैं। वही तो हमारा सवाल था कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास 13,000 सरकारी डॉक्टर हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश की डिमांड है वो 35,000 से 45,000 के बीच में है। क्यों नहीं नियुक्ति हुई सरकारी डॉक्टरों की? आप ये बताइए, जब आपकी सरकार थी आपके समय में कितनी नियुक्ति हुई थी? आपकी कितनी नियुक्ति हुई थी? हो गया भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में 6 बरस समाजवादी पार्टी क्या बात करते? कब तक आप पुरखों का दौर एक दूसरे पर लगाइएगा आप लोग? कब तक सर? कब? मैंने आरोप की शुरुआत नहीं की है।
बिल्कुल आरोप की शुरुआत नहीं की है। मैं बहुत ही पॉजिटिव तरह से डिबेट को शुरू किया है। 25,680 बेड आज उत्तर प्रदेश के पास है, गांव से लेकर के लखनऊ तक की मैं डेटा आपको दे रहा हूं। सुनिए स्वाति जी, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आज हमारे पास CSC 856 है। अब आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि इतने बड़े प्रदेश में हमारे पास 856 CSC है, हमारे पास PSC जो है 3,604 मात्र है। अब आप सोचिए कि जहां पर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, 58,000 से ऊपर हमारी ग्राम सभाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्रामीण अंचलों की बात करें मनीष जी, ग्रामीण अंचलों की बात करें सर, देखिए शहरी हालात क्या है वो फिर भी ठीक है अभी, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आपकी क्या व्यवस्था है? अगर कोरोना वहां पर बढ़ता है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपकी? ये मनीष जी का सवाल है। कौशल जी, हाँ मैं सवाल फिर से पूछिए जरा। सर ग्रामीण अंचलों में क्या व्यवस्था है इस बार? ग्रामीण अंचलों में देखिए, सबसे बड़ा कोरोना के लिए सबसे बड़ा बचाव है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दी गई है, जिसमें से 4.5 करोड़ प्रिकॉशन डोज की वैक्सीन दी गई है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एक्टिवेट कर दिया गया है और हर जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो प्लांट है उसको एक्टिवेट किया जा चुका है। और गांवों में अभी इसका खतरा कम है, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम गांव को बचा सकते हैं। हम ये सोचें कि गांव में आज जाकर के हम हॉस्पिटल बना देंगे और उससे लोग बचेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोरोना में यही हमें सिखाया है। अभी तक कोरोना के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, सिर्फ बचाव और वैक्सीन ही एक ऐसी दवा है और जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है वैक्सीन देने में। पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ, अकेले 40 करोड़ डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पॉलिटिकल वार और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी की क्या स्थिति है, क्या वक्त आ चुका है, हमें घबराना चाहिए, पैनिक लेना चाहिए या फिर चीजें कंट्रोल में हैं अभी हमारे पास? नहीं, देखिए अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बहुत स्ट्रेंथन है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं संभाल सकते, लेकिन हाँ ये है कि बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैलने से बचा लिए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टूटेगा नहीं और ये संभाल लेगा जो लोग भी इन्फेक्ट होंगे। और इन्फेक्शन के साथ साथ अभी जो डाटा आ रहा है उससे ये कहा जाता है कि इसमें विरुलेंस नहीं है, नहीं यानी कि बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे ओल्ड एज है, जैसे डायबिटिक है, जैसे हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, इसमें जो है इसमें इन्फेक्शन होने के बाद जो भी बढ़ता है वायरस वो लीथल हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग यंग हैं, संभव है कि वो इन्फेक्ट हों और उनको कुछ ना हो, लेकिन उनके परिवार में, घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई बीमार व्यक्ति है, वह उसको ले जा करके उसको लीथल स्टेज तक पहुँचा सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जनता की, जो पब्लिक की जिम्मेदारी कि इसको फैलने से पूरी तरह से रोके और पूरी सावधानी बरते। पुराना वाला बिहेवियर था कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो हमें लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि कोरोना था, क्योंकि मास्क लगाना सार्वजनिक जगहों पर लोग भूल चुके हैं, सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। ये तमाम चीजें आपको फिर से लानी होंगी अपने बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि सब पब्लिक के लोग पहली तो अपने बचाव करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, जहां भी जाएं हाथ सैनिटाइज करें, हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें, और इसके साथ साथ जहां बहुत भीड़ भाड़ हो वहां दूरी बना के रखें, खुद ही बचाव करें। लाइन लगाएंगे, दूर दूर रहेंगे तब भी उसी समय आप पहुंचेंगे, और सट के रहेंगे तब भी उसी समय, और दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना से आप बहुत बचाव कर सकते हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं। कोविड को लेकर यूपी सरकार का नया आदेश जारी है। कोविड प्रबंधन की तैयारी के लिए विस्तृत जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। सैंपलिंग को लेकर आदेश जारी हुआ है, जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। रैपिड रिस्पांस टीम को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। कोविड को लेकर नए प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से प्रबंधन की तैयारी के लिए विस्तृत आदेश जारी है। कोविड सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दिया है। सर्विलांस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाने की बात कह दी गई है। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि भले ही कोरोना की केसेस ना आए हो, लेकिन अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसे में यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। टीमें पूरी तरीके से अलर्ट रहे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड
को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से सभी मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू को तैयारी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सरकार का विस्तृत आदेश जारी हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भले ही चाल चक्र और चेहरा बदलकर कोरोना का कोई मरीज मिला ना हो, लेकिन अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक हालात कोरोना को देखते हुए जो बन गए हैं पूरी दुनिया भर में, चीन से और दूसरे देशों से जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो वाकई में डराने वाली। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर कवायदे भी शुरू कर चुका है और नए नए जो आदेश है वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट में रखा गया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है और सभी मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू को भी तैयारियों में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह, घबराने का वक्त नहीं है, पैनिक लेने का वक्त नहीं है। सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ मास्क पहनने की जरूरत है और साथ ही साथ जो इससे संबंधित बिहेवियर है जो पहले हम लोग अपनाते थे, सैनिटाइजेशन, मास्क, इसको अपनाना बेहद जरूरी है। और आज देखिए बड़ी जानकारी निकलकर ये भी सामने आई कि नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। सावधानी ही कोरोना से बचाव है और जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन ना करवाया हो वो अभी वैक्सीनेशन करवा सकता है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर ये बड़ी खबर, इस वक्त की तेजी लाने के निर्देश कोविड सैंपलिंग को लेकर सरकार ने दिए हैं। यूपी के सभी हवाई अड्डों पर कोविड जांच के आदेश, भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और देखिए ये चिट्ठी भी सामने आ चुकी है सरकार की, जिसमें सभी तंत्रों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रख दिया है कि अगर आपके देश में, आपके प्रदेश में कोरोना से अगर कुछ हालात उपजते हैं, पैदा होते हैं अगर इस तरह के हालात, तो आप ये तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखें, पहले वाली कंडीशन ना रहें। क्योंकि चीन में एकाएक कोरोना विस्फोट से स्थितियां बेहद खराब है। जो सेकेंड वेव जिस तरीके से भारत में जो हालात उत्पन्न हुए थे, वैसी ही स्थिति इस वक्त कोरोना में है और वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश से बेहद मजबूत है। और इस वक्त इस पैनल में हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी मौजूद हैं, केजीएमयू से वरिष्ठ डॉक्टर। बहुत स्वागत है सर आपका इस पैनल में। सर आप क्या कुछ देंगे, क्योंकि गाइडलाइंस देखिए आपने भी सुना होगा सामने आ चुकी हैं, क्या वक्त घबराने का है? नहीं, देखिए घबराने का नहीं है, लेकिन सावधान रहने का जरूर है, क्योंकि हमारी जनता ने एक बेहतर रेस्पॉन्स दिया है। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह के हालातों को देखा है, उनको लड़ा है, मुझे लगता है कि हमारे लोग, हमारी जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बार तैयार है इस किसी भी ऐसी कोई चुनौती आती है उससे निपटने के लिए। लेकिन स्वाति में बता दूं कि जिस तरह के अन्य देशों में मामले देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर चीन की हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि बिल्कुल R0 की तरफ रखा गया था। जो रेट था, जो कंट्रोल्ड एक्सपोजर जिस तरह से हम लोग रखते हैं, उसमें R0 पे रखा, जिससे कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करके उन लोगों ने फैलने नहीं दिया। किसी भी महामारी को अगर समाप्त करना है तो उसके कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, जिससे कि लोग नेचुरल तरीके से इम्यूनाइज हो सकें। हमारे यहाँ पे स्थितियां भिन्न हैं। चाइना में पहले उन्होंने R0 रखा और अभी एकदम से उन्होंने ओपन किया, इसलिए एक बड़ा सर्ज देखने को मिला है। जहाँ तक हमारे भारत देश की बात है, हम लोगों के यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी हो गई है। लोग एक नहीं 2-2 बार भी, 3-3 बार भी इन्फेक्शन की जद में आए हैं, उससे फाइट करके निकले हैं। उनका एक नेचुरल इम्यूनिटी का स्तर बेहतर है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत देश ने चलाया है। ये पहली बार होगा कि जब हम लोग इतने बेहतर तरीके से किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, वैक्सीनेशन को। और उसी कड़ी में अगर हम बूस्टर की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी तादाद में एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम इनोकुलेशन करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जिस तरह से दिए गए हैं पिछली बार, इस बार जो नेजल ड्रॉप्स हैं, जो नेजल वैक्सीन है, ये कोई भी
जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी। कम प्रशिक्षण में भी वो तैयार हो सकेंगे, व्यापक तरीके से इसको दिया जा सकेगा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि दर्द रहित हम लोगों का ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ जो कोवैक्सीन के जो मेकर्स हैं भारत बायोटेक, उन्होंने जिस तरह का ये डेवलप किया है हेट्रोलोगस वैक्सीन है स्वाति, और इस वैक्सीन से हम लोग किसी में भी दे सकते हैं, माने चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सीन लिया है या जो रशियन वैक्सीन था वो लिया है, किसी भी वैक्सीन, उन सभी में इसको उपयोग किया जा सकता है और एक बेहतर नतीजे देखने को मिले। इसकी लगातार तैयारियां चल रही थी, काफी समय से स्टडीज चल रही थी, इसमें एक्सपर्ट ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन ब्रेक थ्रू है। नहीं, लेकिन सर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये अभी उतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी तो देखिए नहीं लिया जा सकता। देखिए स्वाति, हमारी स्थितियां और वहां की भिन्न है। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी के साथ भी हैं, साथ में वैक्सीन का भी हमारा एक बेहतरीन उपयोग हुआ है, तो हमारे पास दोहरी लेयर्स में ये इम्यूनिटी है। ठीक है। अन्य जो देश हैं उनकी उससे स्थिति भिन्न है और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस वेरिएंट की जो सबलिनियस ग्रुप हैं जो ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे रहे हैं, अभी देखने को मिले हैं, लेकिन हम लोग इसको, स्थिति को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से देख रही है, इस पे एक नज़र रखे हुए हैं, एक्सपर्ट ग्रुप लगातार हम लोग सब इन्वॉल्व हैं और एक गाइडलाइन सिस्टम्स जैसी जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एडवाइजरी रखेंगे। मुझे लगता है कि पैनिक होने का नहीं है, सावधान होने का समय, अलर्ट रहने की जरूरत। डीपी सिंह जी, सर 30 सेकंड में अपनी बात करिए क्योंकि वक्त नहीं है, लोग साथ है। निश्चित तौर पे डॉक्टर वेद प्रकाश सर जिस तरीके से कोरोना महामारी में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया है, जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार को जो है सही सलाह दिया, खुद पूरे अपनी टीम के साथ पूरे रात दिन उन्होंने डट करके मुकाबला किया। ऐसे डॉक्टर्स जिसको कहा जाता है डॉक्टर इज अ सेकंड ऑफ गॉड, हम ऐसे डॉक्टरों को सल्यूट करते हैं। मगर स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे मित्र सपा के प्रवक्ता मनीष सिंह ने इतने महत्वपूर्ण, इतने अति महत्वपूर्ण विषयों पे जो है प्रश्न उठाया, भारतीय जनता पार्टी जो इनकी सरकार है एक भी सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए हैं, ये दुख का विषय है। सरकार की डॉक्टर साहब हैं, वेद प्रकाश जी हैं, हमारे वीरेंद्र जी हैं, सारे डॉक्टर, हम सब लोग विपक्ष के लोग जो है सरकार का साथ देते हैं। मगर जब ये देखा जाता है कि सरकार अपनी जो है जो जिम्मेदारी को, ठीक है 20 सेकंड मनीष जी 20 सेकंड में, ठीक है सर। देखिए आज डॉक्टर्स की राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मनीष जी, बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, आपके पास आ रही है, ठीक है, कमियां हैं और सरकार को उसमें मजबूती लाने की जरूरत है। मनीष जी, स्वाति, जिन लोगों ने उस समय काम किया उनके साथ बाद में सरकार ने क्या किया, उनको तनख्वाह नहीं दिया, ठीक है सर, ठीक है मनीष जी जवाब देंगे, ठीक है। वेद प्रकाश जी के पास मैं जाऊंगी इस वक्त। वेद प्रकाश जी, देखिए जो गाइडलाइंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सामने आ चुकी हैं, आप ऐसे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को जानकारियां देंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को अब हमें कितनी मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सारा जो खेल है वो इम्यूनिटी का ही है, इसमें वो कितनी मजबूत बनाने की जरूरत है सर? बिल्कुल स्वाति, देखिए एक तो जो कम्युनिटी सर्विलांस और जो हमारे जो मेजर्स हैं प्रिवेंशन के, उनको लेना है। साथ ही साथ जो ट्रैवलर्स हैं, जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं उन पे सरकार उस पर गाइडलाइंस ला रही है ऑलरेडी। और जो एक जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न यदि कोई है इन सर्कुलेशन, तो उसको देखने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अनुरोध भी करूंगा कि KGMU और जिम्स नोएडा, इनमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो व्यवस्था है उसको तैयार किया गया है। जहां कहीं भी यदि कोई पॉजिटिव केस मिलता है
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो लोग KGMU में सैंपल्स भेजें। हम लोग यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से तैयार है। इससे हम लोग ये देख सकेंगे कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है दुनिया भर के लिए वो हमारे यहाँ पे हैं या नहीं है। साथ ही साथ इस ट्रेंड को भी हम लोग देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन तो सभी को हो सकता है। देखिए जो भी वैक्सीन है या फिर नेचुरल इम्यूनिटीज हैं, इससे ये इन्फेक्शन को नहीं रोकते हैं। इन्फेक्शन तो फैल सकता है लेकिन मौत में कितना कन्वर्ट होता है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे हम लोग वॉच कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से एस्केलेट किया जाए सुविधाओं को, जिससे कि जो भी हमारे थ्रेट्स हैं आने वाले समय में उनको हम मीट आउट कर सकें। तो उसके लिए लगातार इसके लिए काम हो रहा है और पूरी तरह से एक रोबस्ट सिस्टम तैयार किया गया है जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए है। इसके लिए हम लोगों ने गाइडलाइंस के लिए भी इस पे बात की है। उत्तर प्रदेश सरकार, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन कई मायनों में अलग रहा है। बेहतरीन प्रदर्शन किया है एक बड़ी आबादी के बीच में और कम संसाधनों में एक बेहतर प्रबंधन करके दिखाने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि फिर से हमारी जनता इसको रिपीट करने के लिए तैयार है। जितना भी प्रिवेंशन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ज़्यादा लोगों को नहीं जाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। हमारे जो वेंटिलेशन है, देखिए ठंड का मौसम है, लोग खिड़की दरवाजे बंद करके रहते हैं। मैं कहूंगा कि कहीं न कहीं यदि ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये भी है कि नॉर्मल खांसी जुकाम और अगर बुखार किसी व्यक्ति को होता है और अगर कोरोना के सिम्टम्स हो जाते हैं ऐसे में, तो उसको कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है और कैसे समझें कि ये कोरोना के सिम्टम्स भी हो सकते हैं आपके पास में या ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है? देखिए स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपने रखा है। बचे ये है कि ये मौसम बदलाव का है। इस मौसम में इन्फ्लुएंजा या फिर जो बार बार सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है। इसलिए क्योंकि एक ही फैमिली के वायरसेस हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं या कोविड जो वायरस हैं इसकी हम बात करें, इन वायरसेस को आप देखेंगे सर्दी जुकाम बार बार होना, गला खराब होना, गले में खराश होना, बुखार आना और शरीर में माइल्जिया आर्थ्रेल्जिया जो हम कहते हैं कि दर्द हो रहा है, टूटन हो रही है शरीर में, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। GI सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें उल्टी, दस्त भी इसके लिए सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि सांस फूलना इसमें शामिल होता है, खांसी आना, इसके बाद सांस फूलना अगर शामिल होता है तो वो निमोनिया हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सजग रहना है। मुझे लगता है कि जिनको भी अभी इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको सजग रहते हुए जांच कराने के लिए आगे आना चाहिए और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जहां पॉजिटिव आए उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMU भेजें। बिल्कुल, एक बार मैं रुक करूंगी डॉक्टर वीरेंद्र यादव का जी सर अगर वैक्सीनेशन पूरा है, आपका चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं, तो फिर घबराने की ज़रूरत है क्या हमें? नहीं, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की, सावधान होने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया है कि जो कोविड बिहेवियर था कि हम सैनिटाइज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, ये पब्लिक में अवेयरनेस की बात है, जो हालांकि पब्लिक पहले से भी अवेयर है, लेकिन हम इसको सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर छोटे बच्चों को तो अभी भी वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया है, छोटे बच्चे जो हैं हमारे वो वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में कितना देखिए बच्चों में अभी जो पहले का भी कोरोना था वो ज़्यादा प्रभावित नहीं था, खाली इन्फेक्शन किया और वेरुलेंस बहुत कम था बच्चों में। ऑलरेडी बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है माँ से और इस तरह से ज़्यादा होती है, तो बच्चों में इस तरह की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारा कवरेज है, जैसे अगर बहुत सारे लोग इम्यूनाइज्ड हैं एडल्ट और बच्चे उसमें 4-6 हैं, तो वो एक अपने आप जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग हो ही जाती है कि 4 लोग हैं उसमें 4 बच्चे हैं, तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। तो एक बच्चे प्रभावित नहीं होने वाले हैं इतनी आसानी से, लेकिन अभी ये देखने की बात है। लेकिन सबसे ज़रूरत है कि सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम साहब जो प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो करें, जिससे हमारे अपनी हेल्थ तो बची ही रहेगी, साथ साथ हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर भी बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सर आप कह रहे थे उस वक्त मैं नहीं सुन पाई जी। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले 24 घंटे का देखा जाए
तो यूएस में पिछले 24 घंटे में करीब 326 लोगों की डेथ हुई, फ्रांस में 127 की हुई, ब्राजील में 122 की हुई, जापान में और ज्यादा हुई। तो ये कहना कि ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो जैसे सभी एक्सपर्ट ने कहा, हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यूएस, फ्रांस और ब्राजील जैसे डेवलप्ड कंट्री में सारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इतनी डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का डेटा बता रहा हूं, तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले क्या हम लोग फॉलो करते थे, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड टीकाकरण। आज हमारे पास टीका अवेलेबल है। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन्हें टीका लगवाना चाहिए, जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया उन्हें बूस्टर लेना चाहिए। और जो आप बच्चों की बात कर रहे थे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक ग्लोबली इस बात पे कंसेंसस नहीं बना है कि बच्चों को कोविड का टीकाकरण किया जाए या नहीं किया जाए। इसलिए इस कंफ्यूजन के स्टेट में गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोविड एक्सपर्ट ग्रुप है, उसने रिकमेंडेशन नहीं दी है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का टीका दिया जाए। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, भाजपा के प्रवक्ता से इंफॉर्मेशन। और जो मेरे मित्र पूछ रहे थे, मोदी जी के मित्र हैं बाबा रामदेव जी, आज सुबह वो प्रवचन दे रहे थे कि सारे हमारे डॉक्टर्स, जो हमारा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स, सारे डॉक्टरों के कंट्रीब्यूशन को भत्ता बता रहे थे। वो कहते थे कि जो भी कोरोना आया उसमें 98% जो है हमने ठीक किया, खुद जो बाबा रामदेव ने ठीक किया। तो हमारे डॉक्टरों ने क्या किया? उनके ऊपर इस तरीके से गैर जिम्मेदार राजनीति से फुर्सत नहीं है क्या भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर सख्त चेतावनी दिया, उनके ऊपर कार्रवाई किया? ये बताओ, ये जो गलत बयानबाजी करते हैं। स्वाति जी, कॉन्ट्रडिक्शन ये देख लीजिए, ये मैं नहीं लाया हूँ, ये अपना ही डेटा है, सरकारी सोर्स का डेटा है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगी। सर वक्त कम है। ठीक है दीपी जी, देखिए ये इशू इतना सेंसिटिव है, इतना संजीदगी वाला विषय है, इस पर गाली देने का काम करते हैं। सर कहाँ इतनी पुरानी बात में आप चले गए? डॉक्टरों के कंट्रीब्यूशन को उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है मनीष जी, ठीक है आपको राजनीति करके देश की प्रदेश की जनता ने जो दिया वो आप देख रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ बेड्स है उत्तर प्रदेश में जो धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था में बढ़े हैं। लाखों लोगों की असामयिक मौतें न हुई देख लीजिए ना, हमारे डॉक्टरों ने रात दिन करके अपनी जान हथेली पर रख करके सेवा किया है, वो सैल्यूट के काबिल है। जो उनके कंट्रीब्यूशन मनीष जी आप अपनी बात रखिए। दीपी जी ठीक है, दीपी जी आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, दीपी जी आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, आपकी बात देखिए कंप्लीट हो चुकी है। सर कितने बेड हैं उत्तर प्रदेश में, आप नहीं बता पाए? सर सुन लीजिए, बता तो रहे ना वो, सरकार की क्या तैयारी सुनने की भी क्षमता रखिए ना सर। डीपी जी सुन भी लीजिए प्लीज। देखिए स्वाति जी, आज के समय में जो परिस्थिति बन रही है और परिस्थिति का आगे हम जो परिस्थिति देख रहे हैं, जो पूर्व के हमारे 2 बरस रहे हैं और जिस तरह से उस महामारी में खराब एक्सपीरियंस रहे हमारे सामने। हाँ, बहुत खराब रहा है। देखिए चीन के सामने हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय देश हमेशा एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया के लिए और भारत के लिए खतरा है तो चीन है। इसलिए कि चीन की जो पद्धति है और चीन की जो संस्कृति है वो दुनिया में किसी देश के लिए महफूज नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चीन जिस गड्ढे को खोदा था, आज चीन उसी गड्ढे में खुद जाकर समा गया है। हमारी वहां के जो लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, मानवता के नाते हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन चीन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब हम अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं, जब हम दूसरे देश को अपने सामने टिकने नहीं देते हैं, दूसरे देश के नागरिकों को जिस तरह से अपमानित करते हैं, देखिए भारत सरकार को भी चीन के सामने एक बात रखना चाहिए कि उनका जो रॉ मटेरियल इंडिया में आता है, रॉ मटेरियल को तुरंत बैन करना चाहिए, रॉ मटेरियल को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ फ्लाइट्स की बात नहीं होनी चाहिए, हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, हमारी ट्रेन है, हमारी जो उन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, उन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। और प्रतिबंध के साथ साथ हम फ्लाइट्स पर अभी उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम कोविड की जांच कराएंगे एयरपोर्ट पर। अरे उसी लेकिन इस पर पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? ये भी तो सुन लीजिए, हम बस स्टैंड पर भी कह दिए होते कि हम जांच कराएंगे, कह दिए होते कि हम रेलगाड़ियों का भी जो स्टेशन है उत्तर प्रदेश में उन पर भी हम कोविड की जांच कराएंगे। इसलिए ये बात जरूरी है उत्तर प्रदेश सरकार को भी। 10 सेकंड में जवाब दीजिए। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, अरे सुनिए, हमारे मित्र, अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को एक बात समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा असहमति, सारी बातों पर सहमति जताते हुए डॉक्टर जो केजीएमयू के हैं
डॉक्टर वेद उनसे, प्रकाश। हाँ वेद प्रकाश जी, उनसे एक बात से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग रही है। हम इसी उत्तर प्रदेश में नागरिकों को मरते हुए, चील कौओं द्वारा खाते हुए और नदियों में लाशें तैरते हुए देखा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसी हादसाएं नहीं हुई हैं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसलिए वेद प्रकाश जी की एक बात से क्षमा के साथ असहमति जताते हुए ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार को पूरी तैयारी रखनी चाहिए, इसलिए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई नेतृत्व करेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हम जब जनता सुरक्षित रहेगी तभी हम सरकार बना पाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर तैयारियों पर, और देखिए टेस्टिंग हमारे यहाँ कितनी हो रही है, इस पर भी सोचने की जरूरत है, गौर फरमाने की जरूरत है सर। जी डॉक्टर वेद प्रकाश। देखिए स्वाति, सेंसिटाइज करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, और अभी हमारी नज़र है जो देशों में क्या चल रहा है, चाइना की जो कंडीशन है उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं एक्सपर्ट्स। हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ की जो वेरिएंट्स हैं उनका हमारे यहाँ पे क्या प्रभाव रहता है, किस तरह का, क्या जो इन्फेक्शन है, क्योंकि जो वेरिएंट नया है वो जो ओरिजिनल वेरिएंट था उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन मौत में कन्वर्ट कितना होगा। और एक ऐसी पॉपुलेशन जो हमारी है जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ जो पहली डोज, दूसरी डोज और बूस्टर डोज तक काफ़ी लोगों को लग चुकी है, लेकिन साथ ही साथ ये बात आपकी सही है कि हम लोगों को और सजग होना होगा, हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स करना होगा। साथ ही साथ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, देखिए 2 तरह की वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एक तो वो हैं जो एक्सपोज्ड हैं, जैसे अगर रोगी भर्ती होंगे तो उनकी सेवा में जो लगेंगे वो लोग एक वल्नरेबल हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगातार बूस्टर के साथ में इम्यूनाइज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जितने हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें इम्यूनिटी लेवल्स कमज़ोर हैं, खास करके 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसमें 5 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट माताएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, ऐसे लोग भी हैं। साथ ही साथ जिनको फेफड़े की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, शुगर के मरीज हैं, जिसको सीओपीडी की बीमारी है, अस्थमा है, टीबी है, निमोनिया है, या जिनको पहले कोविड होने की वजह से जिनके फेफड़े कंप्रोमाइज हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, ऐसे रोगी। साथ ही साथ जो लिवर के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, जो कैंसर के रोगी हैं, या लंबे समय से जिनको किसी को स्टेरॉयड चल रहा है या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, इस तरह के रोगी हैं, उन सभी को। साथ ही साथ जो हमारे ऐसे लोग जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, ये कहीं न कहीं अगर इन सबको देखें तो हर घर में ये लोग मिलेंगे। इन सबको ज्यादा अच्छे से बचा के रखने की जरूरत है। ठीक है। जिन्होंने नहीं लगवाया है वो अपनी बूस्टर डोज लगवा लें, और जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली इन लोगों को एडहेयर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो 24 करोड़ पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश की है, 130 करोड़ देशवासियों ने देश भर में एक बेहतरीन छवि रखी है, कम संसाधनों में एक ज्यादा फाइट बैक करने का काम किया है दुनिया के सामने। भारत जो 21वीं सदी का भारत है वो सशक्त बनता है 135 करोड़ देशवासियों के सहयोग से। मुझे लगता है कि हमारे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अनुपालन करेंगे गाइडलाइंस का, समय समय पे जो गाइडलाइन दी जाएगी, और बेहतर तरीके से कॉम्बैट करने को हम लोग ज्यादा तैयार होंगे। जी, फिर मनीष जी आपके पास में आ रही हूँ सर, 10 सेकंड में। नहीं, पहले से हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस बिहेवियर को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपना चुके हैं। हमको फिर से उसी आदत में आ जाना है, पहली बात। और हमारा IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ भी मीटिंग करके ये डिसाइड किया गया है। हम लोग पहले भी हम लोग एक नंबर देते हैं जब लॉकडाउन था या ऐसी स्थिति में कि हम लोग घर पर ही मोबाइल फ़ोन से एक नंबर दे दिया जाता है और एक डॉक्टर को लगा दिया जाता है, वो दिन भर पूरे अटेंड करता है सबको। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की है वो भी तैयार हैं, इस पर भी विचार किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और पब्लिक को इसका बहुत ध्यान देना चाहिए कि साहब हम फैलने से रोकना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। यही लोग भूल जाते हैं। मनीष जी। जी स्वाति जी, मैं सभी पैनलिस्ट को और आपको एक तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जीवन बचाने की बात बहुत मजबूती से की गई है, हम भी इस पे सहमत हैं, लेकिन जीविका बचाने की बात क्यों नहीं हो रही है?
जीविका हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। इसलिए कि अगर कोविड आएगा, आपने देखा होगा 2 वेव में जिस तरह से युवा हमारे बेरोजगार हुए, हमारे मजदूरों को श्रम नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, उस जीविका के सामने जितना बड़ा संकट, हम कोरोना से अपने शरीर को बचाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, एक एक दिन हमारा कैसे कटेगा। गाँव की हालत हमने अपनी आंखों से देखी है, छोटे शहरों और कस्बों की हालत हमने देखी है कि नमक रोटी लोगों ने खाया है, चावल के साथ सरसों के तेल में मिला करके लोगों ने खाना खा करके अपने पेट को पोसा है और पाला है। ये सरकार अगर मुफ्त में राशन की बात करती है, बांटने की बात, तो आज तो सबसे बड़ा संकट आ गया सामने। अगर भगवान न करे, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग इस बात को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान हमारे देश में कोविड ना आए। अगर नहीं आता है तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, लेकिन अगर आता है तो हमारे सामने जीविका का भी सबसे बड़ा संकट पैदा होगा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश ने, देश की सरकार ने जीविका की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। स्वाति जी, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन का समय है। हमारी सरकार को, देश के जनता को, हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए जो ये कोरोना का चौथा वेरिएंट आ रहा है, ये वैसे तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हल्का है, जो हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। और जो मनीष जी ने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो बेरोजगारी का दंश जो हमारा किसी तरीके से अब जो है देश कोरोना महामारी के कारण, जो है लॉकडाउन के कारण हो, या जो है उसके पहले जो है नोटबंदी के कारण हो, या गलत जीएसटी के कारण हो, जिस तरीके देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में है, महंगाई एक महामारी के रूप में है, आज किसी भी तरीके से अब देश जो है एक रास्ते पे ढर्रे पे आया है। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, आपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों के सामने रखे। वरिष्ठ पैनल इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद थे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचाव हमें खुद करने हैं, तरीके हमें खुद अपनाने हैं। जो बिहेवियर कोविड से रिलेटेड हम भूल चुके हैं, हमें एक बार फिर से याद में लाना होगा और चीज़ों को अख्तियार करना होगा दैनिक दिनचर्या में, जो हम पहले करते थे जिस वक्त कोविड हावी था। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।